आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और IBEX कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका IBEX कैश स्टूडियो में। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और मैं हूं नीरज वाजपेयी। आज बात होगी आवाज अड्डा में उत्तर प्रदेश की, जो राजनीतिक कारणों से बहुत गर्म है इस समय। कई सारे बातें वहां पे की जा रही हैं और इस बीच प्रधानमंत्री ने आज लखनऊ में अपने दौरे में कई सारे ऐलान किए और यूपी को एक सौगात दी। उस पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें खास तौर पे करीब अगर आप देखें तो 5,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का ऐलान किए गए। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया करीब 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और 75 जिलों में 75,000 गरीब लोगों को PM आवास योजना के तहत जो घर मिले हैं उनकी चाबी सौंपी गई। एक वर्चुअल इवेंट था। शहरों के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई जो चलेंगी। इसके साथ ही लखनऊ की मशहूर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का उद्घाटन किया गया, जहां पे चेयर का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट जहां पे इस तरीके की पढ़ाई होगी जो उनके विजन के तहत होगी। और लखनऊ में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा विपक्ष पे भी निशाना किया प्रधानमंत्री जी ने। राजनीतिक तौर पे चूंकि सरगर्मियां बहुत हैं तो उस पर निशाना किया और उसमें ये उन्होंने कहा कि PM आवास योजना के तहत जो बहुत सारे घर दिए गए हैं उसमें जो लोग आलोचना करते हैं कि महिलाओं को हक नहीं मिलता, 80% से ज़्यादा घरों के हक या तो महिलाओं के हैं या उनके साथ वो ज्वाइंट ओनर हैं। उन्होंने एक बात कही कि 2014 के बाद से हमारी सरकार में यानी BJP की सरकार में सबसे ज़्यादा घर बने हैं। आंकड़ों के साथ ये बात कही प्रधानमंत्री ने कि कुल शहरों में 1,13 लाख से ज़्यादा घरों के निर्माणों को मंजूरी दी गई और 50 लाख से ज़्यादा घर बनाकर सौंप दिए गए। और ये सारे पैसे जो इसमें खर्च हुए वो DBT की तरह दिए गए, जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी ने किया क्या। उन्होंने एक बात और कही जोर दे करके कि करीब 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो लखपति बन गए हैं। अगर एक मोटा अंदाज़ा लें तो 30 करोड़ परिवार होंगे पूरे देश में, उसमें से 10% के आसपास बने। कैसे बने? उनको जो मकान मिला है उसके वैल्यूएशंस को अगर आप देखें। एक बात उन्होंने और कही जो समाजवादी पार्टी की सरकार पर कटाक्ष था कि 2017 से पहले 18,000 घरों को मंजूरी दी गई थी, सैंक्शन दिए गए थे, लेकिन 18 मकान भी नहीं बने, जबकि BJP की सरकार में बहुत ज़्यादा मकान बने। करीब 9 लाख मकान बना के दिए गए और 14 लाख अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा आम लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। कहा गया कि कैसे सरकार ने जीवन को बेहतर बनाया है और उन सब की वजह से कितना पैसा बचा है। रेरा कानून के तहत हाउसिंग सेक्टर में काफ़ी बदलाव किए गए जिससे धोखाधड़ी रुकी। LED बिजली का उन्होंने विशेष तौर पे जिक्र किया कि LED जो बल्ब के इस्तेमाल किए गए उसकी वजह से बिजली के बिल में कमी आई है, लोड कम हुआ है सरकारों के ऊपर और 1,000 करोड़ रुपए हर साल बच रहे हैं जिससे बिजली का बिल बचता है और कुल 24,000 करोड़ की बचत हुई है। करोड़ों की संख्या में LED बल्ब बच गए। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आप कहेंगे कि आज ये क्या हो गया कि अचानक आवाज़ अड्डा में इस तरह की चर्चाएं हो रही, क्योंकि राजनीतिक माहौल है और बहुत सारे लोग विपक्षी दल हिसाब किताब मांगते हैं। तो चूँकि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ये सारी बातें कही तो मैंने कहा एक बार ऑन रिकॉर्ड अड्डा में रख देना ज़रूरी होगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ दूसरी वजहों से भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इस समय राजनीतिक सरगर्मी है। लखीमपुर खीरी चर्चा में रोज़ नाम आता है। उस शहर में पिछले हफ्ते एक घटना हुई जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान भी थे और दूसरे पक्ष के लोग भी थे। बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं और अभी भी वो मुद्दा काफ़ी हॉट है। विपक्ष वहाँ जाना चाहता है, सरकार जाने से रोक रही है। प्रियंका गांधी को अभी तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। सरकार का मानना है कि वहाँ जाने से स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए नहीं जाना चाहिए, जबकि प्रियंका गांधी वहाँ जाना चाहती हैं। तो इस सौगात से क्या यूपी में बात बनेगी? क्या वहाँ का जो पूरा माहौल है उसमें तब्दीली आएगी? और ख़ासतौर पर लखीमपुर का जो पूरा घटनाक्रम है उसको अब ठंडा करना ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा उस पर राजनीति ना हो तो ये शायद प्रदेश के लिए भी और लोगों के लिए भी बहुत बेहतर होगा और किसानों के लिए भी। इसी पर बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूँ। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पहली बार हमारे आवाज़ चैनल पे आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से आज शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं।
और इसके अलावा दो हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट। शरद प्रधान जी हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में भी एक निवेदन कह लीजिए, आग्रह कह लीजिए, या डिबेट का नियम कह लीजिए कि एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जो किसी के लिए भी अपमानजनक लगे, वरना मैं ऑडियो बंद कर दूंगा। इसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग रहा हूं। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, कुछ चीज़ें जो है जो वहाँ पे बताई, और ये बताने की कोशिश की कि प्रदेश के विकास में किस तरह से सरकार ने काम किया है, राज्य सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी, और बहुत सारी चीज़ें डेटा के तौर पे सामने रखी, जिसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल हवाई बातों का जिक्र करता नहीं हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ का माहौल ख़राब कर रही हैं, ख़ासतौर पे लखीमपुर की घटना का है, उस पर शायद कोई बातचीत नहीं हुई है। उसमें FIR हो गई है, लेकिन अभी तक वो जो लड़का है मंत्री जी का, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें माहौल बदलने, ठीक करने के लिए ज़रूरी हैं, करना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा, आज 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन किया गया, उसको मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा कि ये सरकार विकास के पथ पे है और परिवर्तन के रथ पे है। तो परिवर्तन हो रहा है और सब लोगों को दिख रहा है, और जो हमारी सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर सरकार की नीतियों में, सरकार की योजनाओं में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है। अब आते हैं आपकी लखीमपुर की घटना पर। लखीमपुर की घटना पर आपने देखा कल जिस तरीके से पूरा एक बहुत हॉट एनवायरनमेंट था, और बहुत दुखद घटना है। हमारी पूरी पार्टी, हमारी पूरी सरकार उसके लिए बहुत व्यथित है और परिवारों के साथ है। वो 8 लोगों की जो भी मौत हुई है, उसमें से कुछ किसान हैं, कुछ पत्रकार हैं और कुछ हमारे अपने कार्यकर्ता हैं। तो और बहुत तरह तरह के वीडियो आपको नज़र आ रहे होंगे, पर कोई भी वीडियो कंक्लूसिव नहीं है, और मैं यहाँ किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। जो कोई भी आरोपी है, जो कोई भी गिल्टी है, उसको कानूनन जो भी संविधान हमें इजाज़त देता है वो पूरी तरह से सजा मिलेगी, क्योंकि ये माननीय योगी जी का शासन है। और आपने देखा है कानून व्यवस्था के नाम पे ही उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा परिवर्तन दिखा है, जो सब जगह बताया जा रहा है और लोगों ने महसूस किया है। और यही वजह है, इस एक चूक को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां भुनाने की कोशिश कर रही हैं। और जब तक जांच, एक प्रिलिमिनरी जांच हो जाए, जो कोई भी अपराधी है उनको फिर जेल में डाला जाएगा, जैसा कानून सम्मत होगा वैसा किया जाएगा। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं लखीमपुर में, आपको भी पता है वहां का माहौल इतना सेंसिटिव है, इतना हॉट है। ऐसे माहौल में अगर इतने बड़े बड़े नेता जाएंगे वहां पे, तो वो अपनी रैली करेंगे, वहां पे वाद विवाद होगा, तो वहां पे टेंशन बढ़ सकता है और वहां की कानून व्यवस्था में समस्या आ सकती है। और यही वजह है सारी पॉलिटिकल पार्टियों को रोका जा रहा है। उनसे अनुरोध भी है कि वो ऐसी कोशिश ना करें जिससे कि प्रदेश का माहौल खराब हो। क्योंकि अभी आप देखिए, अभी कुछ दिनों बाद इलेक्शन है, और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि सब लोग अपने अपने राजनीतिक रंग दे करके उसका फायदा उठाने की कोशिश। लेकिन कौशलकांत जी, और जहां तक रही कानून व्यवस्था की बात, हम सिर्फ यही जी, जब आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी को नहीं बख्शेगी, न्याय होगा, तो फिर जब FIR हो चुकी है तो वो जो लड़का है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? नीरज जी, कानून सम्मत जो भी होगा वो किया जाएगा। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में रजिस्टर हुआ होगी धारा, मुझे उस धारा के बारे में नहीं पता। अगर कोई कानून सम्मत आदमी होगा वो बता पाएगा कि अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें वो गिरफ्तारी जरूरी है तो की जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर कानून अपना काम करेगा, कानून के हिसाब से काम करेगा। वो हमारे, आपके या विपक्षी पार्टियों के कहने से
चेंज नहीं होगा, वो सबके लिए बराबर रहेगा और जो जरूरी है वो कदम उठाए जाएंगे और उठाए जा रहे हैं। आप देखिए इतनी बड़ी घटना की इतनी त्वरित तरीके से इंटरवेंशन करके उसको शांत किया गया। किसानों के साथ, किसानों के नेता टिकैत जी वहां आए थे, उनके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ, सबके साथ बैठक देख हो करके जो भी पॉसिबल चीजें थी वो की गई हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं उनको हम वापस कर सकते हैं या कोई भी वापस कर सकता है, लेकिन जो एक संवेदनशील सरकार होती है उसकी तरफ से जो भी किया जा रहा वो सारी कोशिश की जा रही है जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। और जिनके घर में दिए के जाने से अंधेरा हुआ है वहां पे कुछ रोशनी की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी होंगे उनको उचित दंडात्मक कार्रवाई दी जाएगी और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी राजपूत जी, भाई प्रियंका जी वहां जाना क्यों चाहती हैं? इनका मानना है कौशल कांत जी का कि वहां पे इस समय माहौल ठीक नहीं है, लोग बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड हैं और अगर ऐसे बड़े नेता वहां जाएंगे तो कोई अपनी घटना फिर से हो सकती है, लोग और ज्यादा गुस्से में आ सकते हैं। तो क्या इस समय जाना जरूरी है? नीरज भाई, दो बातें बड़ी साफ है। पहली बात, प्रियंका गांधी मां की तरीके से जा रही हैं जैसे वो हाथरस में गई थी। कौन सा वहां पर हंगामा हो गया था मुझे बताइए। एक मां के ममतत्व की तरीके से उस परिवार में गई, अगर कोई हंगामा हुआ हो तो बताइए। उम्भा में गई, ममतत्व की तरीके से गई, किसानों से मिल के आई, जिनका नरसंहार हुआ तो उनके पीड़ित परिवारों से मिल करके आई, कौन सा वहां पे हंगामा हुआ। लखनऊ में आई, कुलदीप सेंगर के विरोध में आई, कौन सा हंगामा हुआ। इलाहाबाद में गई, क्या नाम, केवटों की जो नावें तोड़ी गई थी शासन और प्रशासन के द्वारा, वो नई नावें दे करके आई, कौन सा हंगामा हुआ। आप हमको ये बता दीजिए कि किसी के भी घर में कोई दुखद मृत्यु हो, अभी नरसंहार की बात मैं अलग करूंगा, लेकिन कभी भी अगर कोई आदमी क्यों जाता है, मेरे और आप, 1.5 साल पहले मेरी माता जी का इंतकाल हुआ था, वो स्वर्गवास हुआ था उनका, हजारों लोग यहाँ पर आए थे मेरे घर में, तो क्या कोई हंगामा करने के लिए आए थे? सहानुभूति जताने के लिए आते हैं, शांति जताने के लिए आते हैं, बात करने के लिए आते हैं, अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए आते हैं। सरकार को इस अन्याय के प्रतिरोध से डर क्यों? छुपाना क्या चाहती है सरकार? आप ये बताइए। हाँ, प्रियंका जी अगर कोई कानून तोड़ रही हो, उन्होंने कहा भाई धारा 144 लगी, प्रियंका जी ने कहा मैं और दीपेंद्र हुड्डा जाएंगे, दिक्कत क्या है? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं मैं लखनऊ में धारा 144 नहीं है, मैं लखनऊ में अपनी पीसीसी में आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। क्या दिक्कत है आप हमको बता दीजिए। ये सरकार छुपाना क्या चाहती है? आपके सामने तमाम वीडियोस आ रहे हैं, कल तक हमारे तमाम घोषित अघोषित भाजपा के प्रवक्ता ये चिल्ला रहे थे कोई एक वीडियो तो दिखा दो, कोई एक वीडियो। आज सैकड़ों वीडियो वहां पर है, सोशल मीडिया पर है, देख लीजिए किसने किसको मारा है, देख लीजिए। आज अभी राकेश टिकैत दोबारा गए हैं वहां पर, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 2 किसानों का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि परिवार वालों का आरोप है इनकी मौत गोली लगने से हुई है और पोस्टमार्टम ठीक तरीके से नहीं हुआ है, गोली की कोई वो नहीं है, वो गोली दिखा रहे हैं किसान परिवार के लोग। आप समझिए बात को। तो जो लोग लिपापोती शासन और प्रशासन कर रहा है उसको अगर उजागर करना उचित नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए क्या अन्याय होने तो यही बात तो कह रहे हैं वो कि अभी इस समय आप स्वयं मान रहे हैं कि स्थिति वहां बहुत नाजुक है, आप वहां जाएंगे अन्याय का उघाड़ करने लगेंगे। और वीडियो तो दोनों तरफ के चल रहा है, एक में लग रहा है कि एक लठ से एक बंदे को मारा, वो उठ नहीं पाया दोबारा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं वीडियो की सत्यता की हमको पता नहीं है। बताऊं, सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा एक भाई है, कोई शिवम मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, उसकी मौत हुई है, उसका भी मुझे उतना ही दुख है जितना किसानों की मौत का, किसानों के नरसंहार का। एक मेरा भाई है रमन कश्यप, वो मेरा व्यक्तिगत परिचित था, एक चैनल में था, यहाँ पर पत्रकार था, मैं उसको गोली मारी गई है और उसके पिता स्पष्ट कह रहे हैं कि आतताइयों के द्वारा गोली मारी गई है, कार और थार वाले लोगों के द्वारा गोली, उसके पिता कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, आप मुझे बता दीजिए। मेरा ये कहना है कि कोई भी वहां पर हिंसा में कोई भी मरा हो, मेरा मरा हो, आपका मरा हो, इसका मरा हो, उसका मरा हो, हर माँ का तो बेटा ही मरा है ना। मैं आपसे कहता हूं कि उसको सहानुभूति देने में दिक्कत क्या है? आप 144 लगा के रखिए, 2 लोगों को भेज दीजिए, 4 को भी मत भेजिए। कौशल जी जवाब दीजिए। अच्छा रुकिए, राजपूत जी जवाब ले लेना फटाफट। कौशल जी जवाब दीजिए। भाई मान लीजिए 2 लोग चले जाएं तो क्या दिक्कत है?
नीरज जी, आपको भी पता है हर जगह सारे पॉलिटिकल लीडर्स के फॉलोइंग होती है। वो जब भी वहां जाएंगे तो उनके अपने लोकल कार्यकर्ता आ जाएंगे, वहां पे ऑलरेडी चार्ज इन्वायरमेंट है, तो ऐसे में दुर्घटना बढ़ सकती है, कोई और बड़ी घटना हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे शांति बनाई रखी जाए। ये कोई भी सरकार हो ऐसा करेगी, तो इसलिए इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और जो बघेल जी की बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर कम से कम 4 आदिवासी भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहां पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और वहां के चीफ मिनिस्टर लखनऊ में आके धरना दे रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? अरे अपना प्रदेश तो संभाल लीजिए, जो आप दूसरे प्रदेश में आ रहे हैं, जो कि आपको भी पता है डेटा के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से और कोरोना के ट्रीटमेंट में लेकर लगभग 25 से 40 योजनाओं में पूरे देश में नंबर 1 है। उस प्रदेश में आकर के आप अपने यहाँ की बीमारी को छोड़ करके वहां पे उसको शांत न करके आप दूसरे के यहाँ बहुत लोगों से बात करनी है, सिर्फ चुनाव के लिए धरना देने की कोशिश। राजपूत जी 30 सेकंड आपके लिए, फिर मैं दूसरे मेहमान पे आ जाऊंगा। छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं वो आपके यहाँ के प्रियंका जी? मैं बता देता हूं, वहां पर भी अगर अन्याय होगा और वहां पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, वहां पर भी जाएंगे और पूरी तरीके से जाएंगे। नहीं तो प्रियंका जी क्यों नहीं जा रही वहां पे? सुन लीजिए भैया, बीच में आप मत बोलिए प्लीज। इस समय प्रियंका जी जेल में बंद हैं, इसलिए नहीं जा पा रही हैं। किसानों का नरसंहार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तोहफे में आप इस तरीके से दे रहे हो। एनसीआरपी के आंकड़े उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। डेंगू में सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोग उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं, जिनमें नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। ठीक, सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा एमएसपी पे सबसे ज्यादा गन्ने का जो बकाया है वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम एमएसपी गन्ने की उत्तर प्रदेश में है। और आप नीरज जी, क्या मैं डाटे बताना शुरू करूं? मैं आपको कहता हूं कि जिसको बड़ा गुरूर है कि वो मजे में है, और या तो वो फकीर है और या नशे में है। नशे से बाहर आइए भारतीय जनता पार्टी वालों। किसानों के नरसंहार पर माफी मांगिए। ठीक है, वर्मा जी के पास चलते हैं भाई। अब अपने बेटा आरोपित है, पर्याप्त समय दोनों लोगों को मिल गया है, वो खुलेआम घूम रहा है। सर दोनों लोगों को टाइम मिल गया। ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो कह रहे हैं कानून अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक पुलिस की जीप फूंक दी आपने मतलब भीड़ ने, पता नहीं भीड़ आपकी थी कहां से आई थी, लेकिन गौतमपल्ली थाने की जीप फूंक दी गई। सही था ये? नीरज जी, किसने कहा गौतमपल्ली थाने की जीप जो है वो समाजवादी ने फूंक दी? मैंने कब कहा समाजवादी ने फूंक दी? वहां भीड़ ने फूंकी है। किसने? ये भी तो जांच का विषय हो सकता है। ये भी तो जांच का विषय हो सकता है। अरे होगा ना, वो तो कह ही रहा हूं। मैंने पहले कहा कि मुझे नहीं पता किसने फूकी, लेकिन भीड़ ने फूकी। और वो भीड़ ये जानना चाहती है कि मुझे वहां जाने दीजिए। धरने बैठ गए अखिलेश जी। भाई अरे थोड़ा सा शांति रख लो, मामला सुलझ जाए, शांत हो जाए, लोगों का गुस्सा कम हो जाए, तब चले जाइए। बिल्कुल सही बात है। नीरज जी, मुझे लगता है कि अगर ये तर्क आपका है या किसी का भी है, मैं लगातार मीडिया से देख रहा हूं कि विपक्ष जो है पॉलिटिक्स करना चाह रहा है, तो ये तार्किक होना चाहिए ना। ये उन प्रदेशों में होना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन रो रो के पहुंचता है। बंगाल में भी होना चाहिए था। बंगाल में तो कोई बात नहीं करने को तैयार हो रहा था वहां पर। तो बंगाल से मतलब बंगाल की जैसी हिंसा, नहीं एक मिनट, मेरी बात पता नहीं है क्या बंगाल में कितने लोग मारे गए चुनाव के बाद? देखिए कितने गलत ट्रैक पे चले गए आप, फंस जाएंगे आप। नहीं फंसेंगे नहीं, बिल्कुल फंसेंगे आप। बिल्कुल ना नीरज, बंगाल में इतनी हिंसा हुई है चुनाव के बाद से कि आप सोच नहीं सकते। अरे हम बहुत सोच रहे हैं। क्या वहां का मरा हुआ व्यक्ति और यहाँ का मरा व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का मरा व्यक्ति अलग है क्या? अगर एक भी जान जाती है वो बराबर है नीरज जी। हाँ बिल्कुल बराबर है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि एक चूक हो गई है। चलो उन्होंने माना तो चूक हो गई है, चूक आपसे बराबर हो रही थी। मैं आपके लॉ एंड ऑर्डर की बात पे मैं बोलना चलाऊंगा तो फिर बहुत लंबा समय हो जाएगा। अभी हफ्ते भर पहले आपकी पुलिस ने, इतना हास्यास्पद है, एक आदमी को माथे पे गोली मार के उसको मार डाला। फिर उसकी लाश उसी पुलिस वाले के हाथों में उसी के घर में लेके जाई जाती है और उसी के पहरे में पुलिस वाले में वो लाश वहां पे उसकी वाइफ जो है गिड़गिड़ा रही है। क्या भैया उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है? उसके एक हफ्ते पहले हमारे देश के एक बहुत बड़े मांद संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता है क्या लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर का हालात वही हाथरस में थे जब वही पुलिस के हाथों में सारी निगरानी में रातों रात उस बेटी का दाह संस्कार कर रहे थे पेट्रोल और डीजल डाल के।
ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है। ये पुलिस नहीं कर रही है, ये ऊपर से करवाया जाता है। बदायूं में भी इन्होंने वही किया, बरेली में भी वही किया, बिजनौर में वही किया, बुलंदशहर में वही किया, कन्नौज में वही किया और अब लखीमपुर में भी। लेकिन सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है, आप क्यों उतावले हो रहे हो? अरे अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी की 4 बार यहां सरकार रही है। हम नहीं उतावले होंगे तो आपको जलने के लिए छोड़ दे? ये हालात आपने बना दिए कि एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, एक दूसरे से गाड़ियों से। आपने वो वीडियो देखा नीरज जी? दर्दनाक वीडियो था। एक आदमी, हमारे ख्याल से उसकी उम्र 60 या 65 साल की होगी, पीली पगड़ी बांधे हुए, उसमें थार की जीप 120 के ऊपर उड़ा के चली गई। क्या उसकी मानसिक स्थिति होगी उस समय जब वो जीप से मार रहा है? ये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये उत्तर प्रदेश वाले, जब तक इन्होंने कोशिश करी किसान आंदोलन के पहले बदनाम करो, खालिस्तानी बताओ, मवाली बताओ, फॉरेन से पैसा आ रहा है और पता नहीं क्या क्या ISI भी जोड़ा, जब वो नहीं चला तो 1 to 1 करना शुरू कर दो और सीधे उड़ा के मारो, हटाओ, दहशत फैलाओ। ये मानसिकता। और आपने पहला सवाल पूछा, कहा कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो, अरे 4 आदमी मर गए, किसान 4 आदमी आपके मर गए, कॉग्निजेबल ऑफेंस? मैं डॉक्टर हूं, फॉरेंसिक साइंस तो इतना मैंने ही पढ़ा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहली लाइन होती है, जो गलत है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है कि 4 मौतें हो गई और प्रधानमंत्री जी आके डमरू बजा के चले गए। एक बार ये तक नहीं कहा कि मुझे दुख हुआ इस घटना पे, किसी ने भी किया हो। बहुत वाकई शर्म की बात है। पूरे दिन रहे लखनऊ के अंदर, एक बार न मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री ने आवाज मुंह से लगा ली। अरे संवेदना ही कर देते। किसी सेलिब्रिटी का बर्थडे नहीं था कि जो आप खट से ट्वीट मार देते हैं सुबह 7:15 बजे, लेकिन एक बार कम से कम बोल देते कि गलत हुआ। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी का और ये उत्तर प्रदेश और ये देश दे रहे हैं हम लोगों को। ये हम अपनी नई पीढ़ी को बताने जा रहे हैं कि मार डालो, खत्म कर दो, ठोक दो। ये हम सिखाने जा रहे हैं। इससे नफरत है, इस विचारधारा से नफरत है। जी आशुतोष जी, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, काफी लंबा हो गया सर। अब मैं अपने पत्रकार दोस्तों के पास चला जाऊं, शरद जी और शिवम के पास। शरद जी, पहले आपका पूरा घटनाक्रम, शायद उनका लिंक डिपेंड ठीक नहीं है अभी। शिवम, आपके पास आता। देखिए, एक ऐसी घटना हुई जिसपे जी बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। 8 लोग मारे गए, एक पत्रकार था, वो भी बेचारे की मृत्यु हो गई। उसमें ये भी सामने आया कि एक भड़काऊ भाषण दिया गया मंत्री की ओर से। उसके बाद स्थिति और बिगड़ी, फिर उनके लड़के का नाम आया। अब ये सब चीज़ें चूँकि चल रही हैं इसलिए चर्चा हो रही है, जांच का विषय है। जीप के वीडियोस चल रहे हैं, लाठी से मारते हुए एक व्यक्ति के वीडियो चल रहे हैं, ये सारे वीडियो चल रहे हैं और खूब वायरल हो रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि इस घटना का जो अंजाम होता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से अब इसको निपटाने या सुलटाने की कोशिश हो रही है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार को एक पहल करनी चाहिए कि भाई कम से कम उनके लड़के को गिरफ्तार करिए जिसके नाम से FIR हुई है। शिवम। नीरज जी, आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम। और सबसे पहले मुझे अभी पता चला कि माता जी का इंतकाल हो गया, सोहेल जी के, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र जी की माता जी का इंतकाल हो गया। बुरा लगा, उनकी माँ मेरी माँ, वो तो मेरे वैसे भी बड़े भाई हैं। तो दूसरा, और सुरेंद्र जी, गन्ने का FRP होता है, MSP नहीं होता, तो ये भी आपने गलत बोला। आपकी एक एक बात एड्रेस करते हुए नीरज जी आपकी बात पर भी आऊंगा। इन्होंने कहा कि जिस तरह से सारी सरकार अरे सर जी रुकिए ना, सर जी प्लीज, अब बीच में सुरेंद्र जी एक मेमो कंप्लीट कर लीजिए ना। सुरेंद्र जी मान्यवर, आप गलत बोल रहे हैं। सुरेंद्र जी भड़क जाते हैं। नहीं, एक मिनट सुरेंद्र जी, अरे आप बड़े राजपूत जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप उसको पूरा काउंटर करिएगा। जो भी आपको बोलना बोलिएगा ना, उनको मतलब अपनी बात रखने दीजिए जी। स्टेट एडिशनल पैसा देता है, MSP नहीं देता है, कुछ भी कहते रहते हैं। अब आगे आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि हमें जाना नहीं दिया जा रहा। उस पर मैं 4 लाइनें आज लिख कर लाया हूं। कोशिश करिए थोड़ा शायर जैसा लगूं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तुम आग लगाने आए हो, तुम प्रदेश जलाने आए हो। तुम आग लगाने आए हो, तुम प्रदेश जलाने आए हो। तुम्हारी पुरानी ये आदत है, तुम 84 और 90 दोहराने आए हो।
चाहे हो समाजवादी और चाहे हो कांग्रेस। मुझे लगता है कि हर किसी को मिलने जाने का अधिकार है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन दो पक्षों के बीच में संघर्ष हुआ है, बहुत सारी वीडियोस वायरल है, 8 परिवारों का लाल चला गया और आप यहां राजनीति करना चाहते हैं, करिए, कोई परेशानी नहीं है। आखिरकार राजनीतिक दल है, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन इस समय इस प्रदेश की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई जरूरत है तो वो ये कि 23 करोड़ लोगों को सेफ रखा जाए। मेरठ में कल एक धरना प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई, एसपी सिटी ने वहां पर उनको इजाजत दे दी। उसके बाद क्या हुआ नीरज जी, 18 लोगों को आज उस कांड में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। परेशानी यहां है, आप हंगामा करके चले जाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। दंगा नहीं भड़केगा, ये 2013 और 2013 की सरकार नहीं है। अब आगे आता हूं, आपने कहा बिल्कुल सही है कि भाई गिरफ्तार करना चाहिए। मेरा मानना है कि हम सारे पहलुओं को देखें। जो वीडियो घूम रही है उसमें देख रहे हैं किस तरह से जो वो जीप मार रही है कि जो असहनीय है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जांच के बाद अगर वो ड्राइवर सत्यता साबित होती है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जो भी कानून तर्क संगत हो। लेकिन यह भी दिख रहा है कि सामने उसका ग्लास टूटा हुआ है, उस जो विंडशील्ड है गाड़ी की वो टूटी हुई है। अब उसको विजन था नहीं था, वो देख पाया नहीं देख पाया, क्योंकि मैं इसको इस आधार पर कह रहा हूं, पुराने एक्सपीरियंसेस को आगे लेकर आऊंगा। आपने विधायकों को पीटा, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। आपने सांसदों को पीटा, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। आपने हेलीपैड खोद दी, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। आपने पत्रकारों को पीटा, कुछ नहीं कहा। आपने महिलाओं को पीटा, कुछ नहीं कहा। आप लाल किले पर चढ़ गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जब सारी चीजें शांत हो गई थी और बकौल किसानों के वो कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करके लौट रहे थे, कोई क्यों इस काम को करेगा। बीजेपी को एक चीज बताइए, क्या इलेक्शन हारना है? क्या कौशलकांत मिश्रा जी को क्या इलेक्शन हारना है? आदरणीय योगी आदित्यनाथ के इलेक्शन हारना चाहते हैं? जब आज तक कुछ नहीं कहा गया, जब सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी आ गई कि इनको खाली करिए, ये अंदर नहीं घुस सकते, ये क्यों अब तक बैठे हुए हैं, उसके बाद भी बीजेपी ने इनको किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा मानना है जो इन्वेस्टिगेशन जी बिल्कुल, ये मैं इसका पक्षधर हूं। देखिए, यहाँ कोई किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता। जो जिस तरह की जघन्य घटना हुई है ना, वो उसको किसी भी हालत में कोई आदमी डिफेंड नहीं कर सकता, चाहे वो जिस पार्टी का हो। उसकी फेयर जांच हो, त्वरित हो। बिल्कुल। अगर होम मिनिस्टर हैं, जो डिप्टी होम मिनिस्टर कह लीजिए आप, उनके अगर बेटे का नाम उसमें आ रहा है तो पुलिस को कितने दिन हो गए ना, तो पूछताछ करके सफाई रखनी चाहिए सामने। आप उसको एम्बिगुअस रखेंगे तो मन में शक पैदा होगा ना कि आप उसको बचा रहे हैं जी। न्याय करना और न्याय करते हुए दिखना दोनों बहुत जरूरी होते हैं जी। बिल्कुल जरूरी होते हैं नीरज जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। लेकिन अगर आप भी इस समय मुख्यमंत्री होते, डिपार्टमेंट होता या कुछ भी होता, तो आपकी पहली प्रायोरिटी आपका प्रदेश होता। जिस तरह से आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आकर धरने पर बैठ गए एयरपोर्ट पर, ये किस तरह का चलन शुरू हो रहा है। राजस्थान में 3122 किसानों के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि उनका घर और जमीन जो है हड़प ली जाएगी क्योंकि वो लोन नहीं दे पाए। क्या सुरेंद्र राजपूत जी ने या किसी ने उनकी सुध ली? नहीं ली। मैं कहता हूं राजनीति शांत कीजिए और जांच, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं इसमें, जांच त्वरित होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। जो भी इसमें है, केस इस तरह से खुला हुआ है कि जो भी इसमें है, इतनी सारी वीडियोस हैं, बस वीडियो का सत्यापन करना है और उन आदमियों को पकड़ना है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं वहां पर एक तरह से थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, क्योंकि घटना दो ऐसे पक्षों से जुड़ी हुई है और रोष दोनों की तरफ ऐसा है कि घटना में अगर जरा सा भी किसी ने थोड़ा सा भी जल्दबाजी करने की कोशिश की तो प्रदेश का जो इतिहास रहा है वो दंगों वाला नहीं होना चाहिए और दंगा नहीं होना है जी। शरद प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लिंक बड़ी मुश्किल से कट गया था। हाँ, कट गया था, पीछे बहुत देर से जुड़ा हुआ था। हाँ नहीं, तो शरद जी, ये यूपी में हो क्या रहा है भाई? आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है, क्या चल रहा है वहां पे? मतलब बताइए, 8-9 लोगों की मृत्यु हो गई, दंगा फसाद जैसी स्थिति है खीरी लखीमपुर में, क्या चल क्या रहा है यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में का तो यही इसी तरीके का चलन है, और खास तौर से जो बिगड़ना इससे शुरू हो जाता है जब पावर जो है जरा हेड में चली जाती है, और जब एरोगेंस ऑफ पावर आ जाती है तो जो लोग जो भी सत्ता में बैठे होते हैं, आज बीजेपी है, कल सपा थी, परसों बसपा थी या कांग्रेस, तो ऐसा दिमाग खराब हो जाता है। हर एक के मैंने देखा है कि वो सोचते हैं हम तो राजा हैं, हम कुछ भी करेंगे, कर ले सकते हैं। और ये जो हुआ है लखीमपुर में, ये आप देख लीजिए, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता थे बड़ा बढ़िया बोलते हैं, उनकी तारीफ की बात है, लेकिन वो उनको शायद सत्यता जो है उनकी बात में काश जो वो कह रहे हैं वो जमीन पे भी सत्य हो जाता तो बड़ी कमाल हो जाता। क्योंकि जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है कि ये बात तो सही है उनकी। क्योंकि गोरखपुर में जो 4 दिन पहले एक व्यापारी को मार दिया पुलिस वाले ने,
योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है। ये दिखाता है कितना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है। और वहां पे पीट पीट के मारता है क्योंकि एक्सटॉर्शन करने गया था वो नोन है। शाम को, रोज शाम को वो जो इंस्पेक्टर है वो निकलता है, उस शहर में मशहूर है, शराब पी करके, और उसको जहां जहां व्यापारी आए होते हैं उनसे जाके वो वसूली करता है। और होटलों में जाके, कोई राइट नहीं है रेड करने का, बिना किसी वारंट के जाके रेड करता है। और उसने पीट पीट के मार दिया। अब वो क्योंकि उसके पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है सत्ता के शिखर से, उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया है। वहां के पुलिस के सारे अफसर इंक्लूडिंग एडीजी ने ये कह दिया कि साहब वो फरार है। बड़ी अच्छी बात है, पुलिस पकड़ नहीं पाती फरार आदमी को। लेकिन वही पुलिस, हम बता रहे पुलिस की जो हाल बोल रहे हैं, पुलिस को मौका देना चाहिए, पुलिस को मौका दें, उनका दिल फटा जा रहा है पुलिस के लिए। ये बता दें, ये पुलिस जो है इस तरीके के कारनामे करती है। यहाँ एक आईपीएस ऑफिसर है, उसने दिन दहाड़े किसी को गोली मार दी थी, वो आज तक फरार है, उसे भी नहीं पकड़ा गया। पुलिस को अगर आप इतनी वो दे देंगे, और पुलिस ने जो यहाँ कारनामे करे हैं, और आपको गिनती गिनवाना शुरू करूं तो ये मान लीजिए कि पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है और पुलिस इतनी करप्ट है कि एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर के होते हुए भी उनकी नाक के नीचे जिस तरह पुलिस कर रही है, उनके शहर में, उनके गृह जनपद में कर सकती है, तो बाकी प्रदेश में क्या होगा आप सोच सकते हैं। और अरेस्ट, तब ये आपको ये देख लीजिए, ये ऐसी पुलिस है कि इसी पुलिस ने, ऐसे कई मामले हैं। एक मामला तो ऐसा बढ़िया था कि एक पत्रकार ने वीडियो शूट किया कि मिड डे मील में लोग नमक और रोटी, आपने भी दिखाया होगा, नमक और रोटी खिला रहे हैं, उसको अरेस्ट करके बंद कर दिया। 3-4 महीने तक उसकी बेल तक नहीं हुई, सिर्फ इतने पे। लेकिन शरद जी, आप तो जो कि पत्रकार हैं और हम लोग भी पत्रकार हैं, क्या आपको ऐसा भी कभी कहीं कुछ देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है कि जैसे टारगेटेड चीजें करना है? मैं तो मानता हूं कि कोई संसार में देश, प्रदेश, जिला, व्यक्ति तक नहीं होगा जो 100% कंप्लीट हो। तो आप उत्तर प्रदेश में, जिसको सबसे ज्यादा विकसित राज्य मान ले, वहां भी चले जाइए, 2-4 चीजें आपको ऐसी मिलेंगी। तो क्या ऐसा भी हो रहा है कि टारगेटेड चीजें दिखाइए जिससे इस सरकार के खिलाफ एजेंडा पत्रकारिता चले, सरकार चिढ़े, प्रोवोक हो और वो बंद कर दे, तो एक और स्टोरी करें कि देखिए उसको बंद करिए? क्या ऐसा भी हो रहा है? क्या बात है, ये तो हमेशा करते रहे भाई, ये कोई नई चीज नहीं है। ये इंटॉलरेंस दिखाती है। देखिए, और ऐसा नहीं है कि और सरकारें इंटॉलरेंट नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं देखी। एक इमरजेंसी में देखी थी और एक अब देख रहे हैं कि जरा सा आपने काला झंडा दिखा दिया, आप जेल में बंद, आपने नारे लगा दिए, जेल में बंद। लेकिन आप गोली मार दीजिए तो बस जेल में नहीं बंद होगे, जान पीट पीट के आदमी को मार दीजिए, जेल में नहीं बंद होगे, क्योंकि वो हमारा आदमी। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, डबल स्टैंडर्ड्स, ये लोकतंत्र या किसी भी तंत्र में जी, कौशल खान जी जवाब दीजिए। जो राजशाही में होता है, राजशाही में सब कुछ चलता है। शरद जी ने महत्वपूर्ण सवाल रखा है, इसका जवाब दीजिए कौशल खान जी आप। नीरज जी देखिए शरद जी, मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास उसके बाद भी ये इतना सेंसिटिव इशू है, इतना सेंसिटिव इशू है कि ये भी उद्वेलित हो गए हैं, आप समझ लीजिए। ये क्या दिख रहा है कि जो दिखाया जा रहा है मीडिया में, बिना जांच के एक अपना ओपिनियन हर आदमी बना ले रहा है। और यही वजह है कि जो भी जांच जो भी कार्य हो रहा है, उसकी जो भी दुर्घटना हुई उसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच करने की एजेंसी अगर पुलिस है तो पार्टी तो जाके जांच नहीं करेगी ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं इन्वेस्टिगेट करेगी ना। उनकी डिमांड पे एक्स हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को रखा गया है, जांच की त्वरित कार्रवाई की गई है। और क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? अब सोचिए, इतने पढ़े लिखे पत्रकार हैं, उसके बाद भी उन्हें इतना मतलब इम्पेशेंट हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। आप ये समझिए, तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां के अगर लीडर वहां पहुंच जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा? इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाए रखने के लिए सबको वहां जाने से रोकना चाहिए। और इसी के पहले जो बोल रहे थे सर, उनकी बात करता हूं, उन्होंने सारी चीजें प्रदेश की बताई। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल में इतनी चुनाव के बाद मौतें हुई, उस पर कोई नहीं बोला। अभी आज की घटना है, आज की दुर्घटना, छत्तीसगढ़ में 4 आदिवासी गोली से मार दिए गए। कल की घटना बता रहा हूं, लाठीचार्ज हुआ राजस्थान में किसानों के ऊपर। इस तरह की दर्जनों घटनाएं देश में घट रही हैं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन है और उनको इसमें अभी अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट छोटे जवाब सर, इसलिए वो सारी घटनाओं को
सारी घटनाओं का अपना पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के छोटे छोटे जवाब सारी पॉलिटिकल पार्टी उद्वेलित हो रही है और कानून अपना काम करेगा। कौशल जी रुकिए सर ब्रेक जांच होगी, जो भी दोषी होगा कानून अपना काम करेगा। देखिए जिस तरह नीरज जिस तरीके से कौशल जी कह रहे हैं ना, और जिस तरह के दूसरी पार्टियां भी कहती है, मेरा मानना यह है कि ये उनको ब्लेम करते रहेंगे, वो इनको ब्लेम करते रहेंगे और जनता इस तरह से मरती रहेगी। यही दुख रहा है इस देश का कि कोई भी किसी को भी कमिटमेंट नहीं है, जो कोशिश करता है उसको एंटी नेशनल बना दिया जाता है। और एक चीज तो बता दूं, ये जो उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी की बात करी, ये रिटायर्ड जजों की इंक्वायरी इस प्रदेश उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत सारी देखी है। इस सरकार में, पिछली सरकारों में, जब अपनी माफिक रिपोर्ट चाहिए होती है तो रिटायर्ड जज को बैठाया जाता है, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो। जब ऐसा हुआ है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज तभी फेयर हुई हैं जब सिटिंग जज करता है। जब भी रिटायर्ड जज से कराई जाती है तो बायस्ड होती है। ये मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको इस सरकार का भी गिरा दूं, पिछली सरकार का भी गिरा दूं। यूपी का तो एक चलन बताइए राजपूत जी, छोटा जवाब आपका, फिर वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा सर, आप लोग एक राउंड में बहुत लंबा बोल चुके हैं। हाँ, बार बार कौशल कांत जी बात कह रहे हैं कि राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में, अगर वहां पे कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है तो हुई है ना सर, सिर्फ इतना हाँ सुनिए ना, आप तो बीच में बोल देते हैं यार नीरज, क्योंकि आप कह रहे हैं अगर हुई है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ हुई है। नहीं मैं कह रहा हूँ हुई है, लेकिन आप बीच में तो मत बोलिए ना, क्योंकि आप चाहते नहीं है कि कायदे का जवाब जाए। अच्छा, मैं नहीं चाहता हूँ कायदे का जवाब जाए, आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे हुई घटना पे, और मैं कह रहा हूँ ये हुई है जी। अब जवाब सुन लीजिए। एक सिर्फ मुझे बता दे कौशल कांत जी, राजस्थान में किसी भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को रोका हो, छत्तीसगढ़ में किसी प्रतिनिधिमंडल को रोका हो, महाराष्ट्र में किसी प्रतिनिधिमंडल को रोका हो, झारखंड में किसी प्रतिनिधिमंडल को रोका हो, कानून व्यवस्था वहां पर भी है। दुर्भाग्यपूर्ण अगर घटना होगी तो उसका निस्तारण भी होगा, विपक्ष जाएगा, विपक्ष का सम्मान है, और वहां पर विपक्ष भाजपा है, उसका सम्मान है। यहाँ पर विपक्ष को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर जनता को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर जनता के अधिकारों पर हनन क्यों कर रहे हैं? अगर हम वहां जाना चाह रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में गए ना भाजपा वाले, गए ना राजस्थान में भाजपा वाले, किसी ने रोका क्या? बात करते हैं ये लोग, असल बात मूल रूप से ये लोग थेथरे ही करते हैं, अपने यहाँ की गंभीर घटनाओं को बचाने के लिए शिखंडी की तरीके से छुप जाते हैं कांग्रेस शासनकाल के कमियों के पीछे। अरे भाई मत छुपिए, आज सरकार आपकी है, कांग्रेस ने कमियां की थी, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, आप शिखंडी क्यों बन जाते हैं? बार बार मत बनिए, जिम्मेवारी लीजिए, वरना सत्ता छोड़िए। और जहां जी सर, छोटे सर ब्रेक लेना मुझे, आप लोग बहुत लंबे जवाब मत दीजिए। आशुतोष वर्मा जी, देखिए शरद जी कह रहे हैं कि जो भी सत्ताधारी दल होता है वो ऐसे ही लीपापोती करता है, छिपाने की कोशिश करता है, चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे ये सरकार, या उससे पहले और कांग्रेस की सरकारें रही हो, बसपा की रही हो, सबका रिकॉर्ड है। तो आप भी कोई दूध नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि ये अभी उद्वेलित हो जाएंगे, वो करें, मैंने कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की देश में शासन है और बहुत बड़ा शासन है। मुझे लगता है इससे बड़ा शासन आज तक हुआ ही नहीं है। तो एक व्यवस्था बनाइए संविधान में कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां कुछ भी दंगे होंगे, विपक्ष नहीं जा सकेगा, क्योंकि विपक्ष है नहीं। क्योंकि आप तो ये चिल्लाते ना विपक्ष है ही नहीं, और जब विपक्ष आता है तो आप उसको कहते हैं जेल में रहो। तो आप व्यवस्था बना दो, हम तैयार हैं इसके लिए, लेकिन ध्यान रखना कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी वहां पे विपक्ष कहां तो ये व्यवस्था बनी है ना वर्मा जी? वर्मा जी ये व्यवस्था बनी हुई है, ये व्यवस्था तो बनी हुई है, बनी हुई विधायिका खत्म कर दीजिए। अरे वर्मा जी, पूर्व मंत्री का ये व्यवस्था इन प्लेस है, विधायकों की व्यवस्था खत्म कर दीजिए। ये व्यवस्था तो इन प्लेस है सर। आप देखिए ना, बंगाल में सीबीआई नहीं जा सकती, इसी देश के लोकतंत्र में एक एजेंसी जांच करने नहीं जा सकती, ये व्यवस्था बनी हुई है। नहीं व्यवस्था तो इन्होंने बनाई है ना, नेताओं को क्या है, व्यवस्था तो बनी हुई है। एक ही राज्य रोक दीजिए आप। त्रिपुरा के बीच में, असम और त्रिपुरा के बीच में लोग आ जा नहीं सकते हैं। आप मैं कह तो रहा हूं कि सर व्यवस्था तो बन गई है, पहले से बनी हुई है, इसमें क्या एडिशन करना है? शिवम त्यागी जी, ये व्यवस्था तो बनी हुई है, अपनी सुविधा के हिसाब से नियम बनाइए, चाहे जिसकी सरकार हो। देखिए नहीं गंभीर समस्या, जो बात मैंने शरद जी से पूछी थी वो, एक मिनट शिवम भाई, सवाल रख दूं अपना पहले मैं, जो बात मैंने शरद जी से कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं उसको दोबारा इसीलिए कह रहा हूं। बंगाल में इतनी हिंसा हुई है, वहां कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया, वहां पे डेरिक ओब्रायन नहीं जाते हैं, डेरिक ओब्रायन हाथरस जाएंगे।
मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ऐसा भी हो रहा है कि सिलेक्टेड जर्नलिज्म हो रहा है, सिलेक्टेड रिपोर्टिंग हो रही है, सिलेक्टेड नेताजी पहुंच रहे हैं। बंगाल से ज्यादा हिंसा मैंने कहीं देखी नहीं चुनाव बाद हुई हो, लेकिन वहां कोई नहीं गया, वहां कोई आलोचना नहीं है, वहां जिसकी जो मारा जा रहा है वही लड़ ले अपने आप। ना गलत तथ्य मत दीजिए। नड्डा जी गए वहां पर, नड्डा जी के ही तो प्रणाम, उनकी ही पार्टी के तो लोग गए थे सर। वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको देख देख कर तो मैं बड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब रियलिटी में आपके सामने रखूंगा। इनको कहिए ना प्लीज, अब बोलने देना मुझे, प्लीज मुझे बोलने दें प्लीज। आप इनको कहिए ना प्लीज, रुक जाएं। इन्होंने कहा कि हमने आज तक इतना सत्ता का नशा और एरोगेंट मुख्यमंत्री देखा ही नहीं, और ये पॉलिटिकल पार्टियां आपस में जो है आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी, जनता पिसती रहेगी। शरद जी, सीबीआई पर डंडे पड़े हैं, वहां जनता ने चलाए हैं, आपने नहीं देखे क्या? एनएचआरसी की टीम को घुसने नहीं दिया, मार के भगाया है। केंद्रीय मंत्री स्तर के लेवल पे लोगों को पीटा गया, और वो मुख्यमंत्री आपको एरोगेंट नहीं लगती, और वो इंसिडेंट्स आपको इंसिडेंट्स नहीं लगते। आप और आपके बोला नहीं आ जाता। किसने बोला नहीं लगते? किसने बोला नहीं लगते? किसने बोला नहीं लगते? आपको नहीं लगते होंगे? आपने बोला नहीं करते। तो अगर वो चीफ मिनिस्टर अगर ये नहीं, ये आपका अपना सोच है, आपको ये गलत सोच है, तो वो डबल एरोगेंट है। कहिए इस बात को, ऑन रिकॉर्ड कहिए इस बात को कि अरे हम तो कह रहे हैं कि जो भी इस तरीके कर रहा है वो एरोगेंट है। इस बात जो आज पावर में बैठा हुआ उसकी बात हो रही है। सर अब सुन लीजिए ना, मैं इतनी शालीनता से सुनता रहता हूं, आप सुनते नहीं हैं। प्लीज मुझे बोलने तो दीजिए ना। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लेम कम नहीं कर सर, मैं एडमिट आपको करना है, मैं ब्लेम कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये सिलेक्शनिज्म छोड़िए। आपका मुख्यमंत्री कह रहा हूं आपको कि अगर आपको यूपी में आपको इतना खतरनाक सिचुएशन लग रहा है, वहां लोगों को मारा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की टिप्पणी नहीं देखी आपने? उन्होंने उत्तर प्रदेश पर इस तरह से की क्या? और 2013 लेकर चलता हूं आपको, एरोगेंस किसे कहते हैं? 50 लोग मारे गए और 40,000, सुनिए, 40,000 लोगों को घर विस्थापित हो गए, उनको छोड़नी पड़ी अपनी जगह। एक मिनिस्टर हुआ करते थे जमीन चोर, जो अभी फिलहाल जेल में है, उनके कहने पर जिन लोगों को काटा गया, जिन्होंने काटा उन्हीं को जेल से रातों रात छुड़ा लिया गया था। आप तो जानते हैं, मुझसे बड़े हैं, कैसी बात कर रहे हैं? इस प्रदेश ने क्या क्या देखा है? और कौन कहता है कि जांच ना हो? जांच होनी चाहिए, जांच करिए, सारी चीजें करिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड सभी जगह पत्रकारिता के। मुझे ब्रेक लेना सर, छोटा सा, मेरी मजबूरी समझिए, मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक लौट के आते हैं, इसी जगह से कंटिन्यू कर लेंगे। बहुत छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में, जहां पे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, और उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई। आज प्रधानमंत्री जी का दौरा था, जहां बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत सारे प्लान्स अपने सामने रखे और योजनाओं का लोकार्पण किया। वापस लौटते हैं अपनी डिबेट पे। अच्छा, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा क्योंकि समय कम होता है। मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि वहीं से कंटिन्यू करूँगा जहाँ पे ब्रेक पे छोड़ा था। तो शरद प्रधान जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, सर संक्षेप में रखिएगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात जो कह रहे हैं कि एक गलत चीज को साइट करने से दूसरी गलती दूर नहीं हो जाती। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, एक अंग्रेजी की बड़ी कहावत है, ये बीजेपी के प्रवक्ता के लिए है। और ये प्रिज्यूम करके चलते हैं, जब मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हर सरकारों में हो रहा है, उसके बाद वो मुझे सिखा रहे हैं कि आपने उनको बुरा लगता है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एरोगेंस ऑफ पावर इसीलिए कहा जाता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, मेरी कैसे बुराई कर दी। इसी ये चीज बंद हो तब जाकर के कुछ सुधार होगा। यहाँ समस्या ये है कि ये मान के चलते हैं कि हम कोई गलती कर ही नहीं सकते, दूसरे सब गलत कर रहे हैं। यही कारण है कि ये चीज को ऐसे जो दुस्साहस है लोगों का वो बढ़ रहा है, और पुलिस वालों का खासतौर से। और इसीलिए भ्रष्टाचार और पुलिस का आतंक इतना ज्यादा हो गया है। उसके बाद कहते हैं साहब लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, राम राज्य आ गया है। अगर यही रामराज है जो गोरखपुर में दिखा है 4 दिन पहले, यही रामराज है जो लखीमपुर में दिख रहा है, जी सर, तो कमाल है फिर इस रामराज का। शिवम त्यागी 10 सेकंड से ज्यादा मत लीजिए। शालीनता और सम्मान से मैं चाहता हूं मुझे उतनी ही सेकंड्स मिले, मैं 10 सेकंड में खत्म कर देता हूं। 10 सेकंड, मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि सरकारें गलत नहीं करती। हाँ, 10 सेकंड में मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। मैं मानता हूं गलतियां लगातार हर जगह होती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपने कहा कि मैंने आज तक ऐसा घमंडी, एरोगेंट और खास तौर पर पावर का जो नशा होता है आज तक नहीं देखा, तो आपकी आंखें बंगाल क्यों नहीं गई? मैं इस बात को कह रहा था। और कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा इमरजेंसी के अलावा, नहीं इमरजेंसी में देखा मैंने कहा नहीं, आपने नहीं कहा। रिवाइंड कर लीजिए सर, रिवाइंड कर लीजिए थोड़ा सा तेल डालिए। अभी तो मेरी उम्र 30 साल है, मेरी मेमोरी ठीक है, रिवाइंड करा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड करा लीजिए, रिवाइंड करा लीजिए, काम में डालने की आवश्यकता ही नहीं है।
अरे आवश्यकता ही नहीं। रुकिए समय सीमा प्लीज। शिवम दागी रुक जाइए। नहीं रुकिए पर्सनल हो जाते हैं। नहीं अब देखिए शिवम, क्या होता है ना, एक वर्ड नहीं पकड़ना चाहिए। आदमी जब बातचीत करता है तो कई बार वो फ्रेजेस का, मेटाफर का इस्तेमाल करता है। वर्ड पे मत जाइए। अब अपने पॉलिटिकल दोस्तों के पास जाता हूँ एक एक करके। वर्मा जी बिल्कुल, लेकिन नहीं अब छोड़िए सर, एक शब्द पे मत जाइए। आशुतोष वर्मा जी, इस समय प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मैं तो बस इतना कहना, मामले को पैसिफाई करना या उसको और एग्रीवेट करना, क्या होनी चाहिए प्रायोरिटी? नहीं, इस समय जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यथासंभव हो सके नॉर्मलाइज करके उसको सही डिसीजन में लेके जाना। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस बारे में काम नहीं कर रही है। जो मंत्री, आप क्या ये सोच सकते हैं कि कोई देश का गृह राज्य मंत्री वो उस पद पे रहते हुए अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं करेगा या फिर कोई भी जांच को वो आराम से होने देगा? वो सवाल ही नहीं उठता है। और ये एक ह्यूमन नेचर है, आप इसको कितना भी डिफेंड कर दे, वो ह्यूमन नेचर है। और कुछ नहीं, सीधे सीधे मर्डर का रेप लगा हुआ, मर्डर का केस लगा हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पे ऐसे कई बार जो भी बोल रहे थे शिवम त्यागी, सुप्रीम कोर्ट ने जब चिन्मयानंद पे ऊपर संज्ञान नहीं ले रहे थे तो डांट के बोला था कि उनपे कम से कम एसआईटी तो बनाइए। फेक इनकाउंटर के बारे में जवाब नहीं दे रहे थे, उनसे कहा बोलिए तो। और हाथरस वाली बेटी के लिए डांट के कहा था इनके परिवार को, बेटी को बचाओ, और हुआ क्या? 4 दिन बाद उसका फादर मर गया। तो योगी आदित्यनाथ तो ब्रूचल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आज किसानों के लिए 4 लोग या पत्रकार जो मर गया है उसके घर वालों से आप पूछिए तो उनको भी तो न्याय चाहिए। नहीं बिल्कुल, कैसे न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलना चाहिए सर, उसमें तो कोई देश का गृह राज्य मंत्री रहते हुए उसके बेटे के ऊपर इतने खुलेआम वीडियो दे रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भेज रहे हैं। अगर उनके एक मिनट जरा सुरेंद्र राजपूत जी ये बताइए कि ये टिकैत जी कैसे पहुंच जाते हैं वहां पे? प्रियंका नहीं जा पा रही और ये टिकैत महाराज वहां पहुंच जाते हैं, ये क्या चक्कर है? मिले हुए हैं क्या ये? सुन लीजिए नीरज भाई, पानी में लाठी मारेंगे पानी अलग नहीं होगा। टिकैत आज की डेट में किसानों के नेता हैं और अगर किसान के नेता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने दे रही है तो ठीक कर रही है, और ये कम से कम पैसिफाई करने का एक तरीका। तो फिर प्रियंका जी को जाने देना चाहिए ना? नहीं, मैं बिल्कुल जाने देना चाहिए। यही तो मैं इस सरकार से कह रहा हूं कि माँ की ममता को आप जाने दीजिए और बताइए आज तक अगर प्रियंका जी जहां गई हो वहां पर कहीं कोई हंगामा हुआ हो तो वो गले लग करके लोगों की समस्याओं, निर्भया कांड से लेकर के उम्भा की घटना तक, कभी प्रियंका जी ने हर आदमी की पर्सनल भी मदद की है। किसी को कुछ कहा हो तो बता दीजिए, एक शब्द किसी को कहा हो, केवटों की नाव तक दी, किसी को पता चला हो कहां से आई कहां से नहीं आई, हमें आप बता दीजिए। निर्भया का भाई पायलट बन गया, कोई किसी को उन्होंने, प्रियंका जी ने स्वयं कहा हो तो मतलब निर्भया की मां ने स्वयं कहा। आप इस चीज को देखिए कि प्रियंका जी वहां आग में पानी डालने जाना चाहती हैं और आज उन्होंने जेल राजपूत जी एक मिनट बचा है, जवाब भी ले लेते हैं। फोन से बात की है और उनको ढांढस, डॉक्टर कौशल-कांत, जैसे ही छूटूंगी वैसे ही आऊंगी। भाई ये जो टिकैत जी वहां पहुंच गए, भाई इनसे भी तो वही आशंका थी कि ये जाके वहां भड़का देंगे किसानों की, कि सर इनको क्यों जाने दिया गया? नीरज जी, वो एक कहा जाए कि जितना भी किसान आंदोलन चल रहा है उसका एक चेहरा बन चुके हैं और किसान उनको अपना मानते हैं। और अगर अरे वो कहते हैं बक्कल उतार देंगे, आप उनको जाने दे रहे हैं वहां पे, वहां जाके क्या कर रहे होंगे पता है आपको? अगर अरे तो वो सब ठीक है, लेकिन अगर अभी देखिए अभी जब प्रियंका जी को नहीं जाने दिया जा रहा तो ये कांग्रेस ही ऐसा कह रहे हैं। अगर सोचिए, अगर किसान नेता, स्वघोषित किसान नेता ही सही, वही हर जगह चेहरा बन रहे हैं, अगर उनको भी न जाने दिया होता तो क्या कहते? मुझे लगता है कि जो बोला गया कि उनको बुलाया गया, वो थे नहीं थे, जो भी था, उनके पहुंचने से अगर थोड़ा भी किसानों को सांत्वना मिली और इस क्राइसिस सिचुएशन से उबरने की कोशिश की गई तो मैं चाहता हूं कि ये एक अच्छा डिसीजन था। लेकिन जहां तक अब मैं सुन पा रहा हूं कि प्रियंका जी मां हो गई हैं तो ठीक है, मां तो अलग की बात है। अभी तक मैं इंदिरा गांधी जी को मां समझता था, अब प्रियंका जी भी मां हो गई, ये अपना अपना वक्तव्य है। खैर, अब अगर काम की बात करें तो केवल किसान आंदोलन एक रीजन, और किसान आंदोलन हो क्यों रहा है? किसान के कानून की वजह से। और किसान के कानून में बस 2 सेकंड चाहूंगा, केरल में मंडी कानून नहीं है, उसी कानून की मांग हो रही है। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है,
लेकिन इस कानून में उसका विरोध किया जा रहा है। पंजाब में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर नेस्ले जब से देश आजाद हुआ नेहरू के जमाने से है, और जो ये है पेप्सिको जो है वो राजीव गांधी के जमाने से। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इसमें रोका जा रहा है। स्वामीनाथन, क्या करूं, रूट कॉज यही है नीरज जी। कौशल कांत जी सुनिए ना आप, सर एक मिनट सर सुनिए ना, राजनीतिक तौर पे भुनाने, ये जो अभी आप गिना रहे थे ना कि कहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कहाँ पे एसएपी है, कहाँ एफआरपी है, इसमें इस पैनल में बैठे हुए किसी आदमी की दिलचस्पी नहीं है, किसानों तक की नहीं है। किसी को पड़ी है कि इसके मेरिट डिमेरिट पे चर्चा करें? पॉलिटिक्स में ज़्यादा मजा है सर। मैंने तो कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि मेरिट डिमेरिट पे जिसको चर्चा करनी है मेरे चैनल को प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करे। आए तो इन तीनों फॉर्म लॉ पे हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। सबकी दिलचस्पी है राजनीति में, तो इसीलिए हमने राजनीति पे शो रखा था। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।